हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में देखेंगे। तो पहले पार्ट वीडियो में हम यहाँ पे आँखों के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे देखेंगे, और हमारे मानव नेत्र में क्या क्या दोष होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को किन चीज़ों को देखना है। तो हम सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं कि इस अध्याय में हमको क्या देखना है। तो हमसे कह रहा है कि पिछले अध्यायों में आपने लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक स्थिति तथा उनके अपेक्षित साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने जब अध्याय 9 में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में देखा था, तो वहाँ पे हमने प्रकाश के परावर्तन में होते हैं तो हमने वहाँ गोलीय दर्पणों को देखा था। उनमें बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनके प्राकृतिक स्थिति और जो अपेक्षित साइज होते हैं उनके बारे में देखा था। हमने जब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ हमने देखा था कि जो गोलीय लेंस होते हैं, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वो किस प्रकार के प्रतिबिंबों के निर्माण करते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, स्थिति कैसी होती है, या उनके अपेक्षित साइज क्या होते हैं, इनके बारे में हमने देखा था और बेहतर तरीके से सीखा भी था कि वस्तु को कहाँ रखने से हमारा प्रतिबिंब जो होता है कि वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है, प्राकृतिक जो स्थिति होती है छोटा होता है या बड़ा होता है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, उनकी स्थिति के बारे में भी हमने जाना था। यह मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है। तो जो हमारे आँख होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो प्रकाश का उपयोग करते हैं और हमको देखने में सहायता करते हैं। किसी वो वस्तु को हम जब देखते हैं तो मानव नेत्र जो होते हैं प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं और उसे जो वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों तक पहुँचाते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। तो वह प्रकाश ही होता है कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे आँखों को समर्थ बनाता है या हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। तो मानव जो नेत्र होते हैं उनकी संरचना में भी एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस क्या प्रकार है, चश्मों के प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटना के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में परिक्षेपित होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। जो इंद्रधनुष बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो श्वेत प्रकाश होते हैं, किस तरह से हम श्वेत प्रकाश को अगर कांच के प्रिज्म से अपवर्तन कराते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, और फिर हम प्रिज्म को उल्टे रखते हैं तो वह एक श्वेत प्रकाश के रूप में परिक्षेपित होते हैं। उनके बारे में भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। और जो हमारे आकाश के रंग नीला क्यों होते हैं, इन बिंदुओं पर भी हम अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट 1 में मानव नेत्र के बारे में देखेंगे और मानव में जो दोष होते हैं, दृष्टि दोष, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं 10.1 में हमारा मानव नेत्र का चित्र दिया हुआ है। तो ये जो आगे के भाग होते हैं, ये जो भाग होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग परितारिका कहते हैं। और आँख के आप आगे वाले भाग को देखिएगा तो ये जो आँख के ऊपरी जो पट्टी बनी रहती है इसे हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं इसे, या हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं। आगे हम एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कहाँ पे हमारे पक्षाभिक पेशीय होते हैं, कॉर्निया होते हैं, नेत्रोद होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हमसे कह रहा है कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो जो हमारे मानव नेत्र होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान है तथा सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। तो जो हमारे मानव नेत्र ही होते हैं वो किसी चीज़ को देखने के लिए या हमारे चारों ओर रंग बिरंगा जो समान चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उन्हें देखने में हमारी मदद करता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद
या उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तो जब हम आंखें बंद करके भी हमारे शरीर में, मानव शरीर में बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे हमारे नाक होते हैं, जीभ होते हैं, कान होते हैं, ये सभी हमारे ज्ञानेंद्रिय के ही भाग होते हैं, जिनके द्वारा हम लोग उसकी किसी वस्तु की गंध, स्वाद और उसके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसको हम लोग पता करके बता सकते हैं कि ये वस्तु कौन सी है। या कभी कभी हम हाथ जो होते हैं उससे स्पर्श करके भी हम हद तक उस वस्तु को पहचान सकते हैं। तथापि आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। लेकिन जैसे ही हम जब मानव आँख को बंद करते हैं तो हम वह वस्तु किस रंग की है ये हम नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता हो। तो हमारे आसपास के जितने भी रंग बिरंगे संसार है ये हमें आँख ही है जो इसे देखने के योग्य बनाते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो हमारा दृष्टि पटल किसे कहेंगे, तो हम कहते हैं कि जो मानव नेत्र होते हैं कैमरे की भांति होती है और इसका जो लेंस निकाय होता है जो प्रकाश सुग्राही पर्दे पर उतरती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा भाग है लास्ट वाला, यही जो भाग होते हैं यही हमारा क्या कहलाता है, दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। पर प्रतिबिंब बनता है। तो कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारे आँख के पीछे जो रेटिना होता है, दृष्टि पटल होता है, कोई भी प्रतिबिंब जो होता है मानव नेत्र में रेटिना पर ही बनता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल भी पूछता है कि मानव नेत्र में जो होते हैं, मानव नेत्र जो होते हैं उन पे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, रेटिना। या अगर हिंदी में हमारा क्वेश्चन होगा तो वहाँ जवाब होगा दृष्टि पटल पर बनते हैं। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना पर बनते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो प्रकाश जो होते हैं एक पतली झिल्ली से होकर मानव नेत्र में प्रवेश करते हैं। इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो जो मानव प्रकाश होते हैं वो पतली झिल्ली से होकर हमारे मानव नेत्र में पहुंचते हैं, जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं या कॉर्निया कहते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा बाहरी जो भाग होता है आँख के, यही हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है, या इसे हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। जैसा कि चित्र 10.1 में हमको दर्शाया गया है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। तो कॉर्निया जो होता है कि यही हमारे आँख को जो उभरा हुआ बनाता है ये कॉर्निया ही बनाता है। और नेत्र गोलक जो होते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा आगे का भाग होता है, ये हमारा क्या होता है, नेत्र गोलक होता है। इसका अग्र पृष्ठ जो होता है वो पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। तो जो हमारे नेत्र गोलक होते हैं जिसे हम लोग नेत्रोद भी कहते हैं, तो ये हमारा जो होता है वो कैसी होती है, तो ये हमारा गोलाकार आकृति का होता है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्र गोलक जो होते हैं उनका व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर जो होता है कि वो नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें होती हैं उनका अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस होता है वो क्या करता है, तो जो विभिन्न दूरियों पर वो रखी हुई वस्तु होता है उसको रेटिना पर फोकसित करने के लिए फोकस दूरी के बीच में जो समायोजन होगा, डिस्टेंस को मेंटेन करने का होगा, वही हमारा लेंस का काम होता है। वही हमारे आँख के जो लेंस होते हैं वही कार्य करते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया के पीछे जो हमारी एक सूक्ष्म संरचना होती है, जैसे ये देख सकते हैं, तो यही जो हमारा होता है वो परितारिका कहलाता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये जो भाग होते हैं ये हमारा क्या कहलाते हैं, परितारिका कहलाते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। तो परितारिका जो होती है वो पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो पुतली का साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका होता है।
पुतली को साइज को परितारिका जो होता है वह नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। और जो पुतली होती है वो हमारे आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करते हैं उसको भी वह नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि जो हमारे आँख में प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसी होती है, तो हम कहेंगे कि हमारे आँखों में जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। किस प्रकार की होती है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। जो रेटिना होते हैं एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो रेटिना क्या है? तो रेटिना हम कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और ये जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो दिक तंत्रिका तंत्र द्वारा यहाँ पे हमारे होते हैं। ये दिक तंत्रिका द्वारा हमारे कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क में चला जाता है। और मस्तिष्क को ये पता चलने लगती है इन सिग्नलों की। और मस्तिष्क जो होता है कि इन सिग्नलों की क्या करती है? व्याख्या करती है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा और वैसा ही देख लेते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। तो जो अभिनेत्र लेंस होते हैं वो जेलीवत होते हैं, माने जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षाम्भी पेशियों द्वारा रूपांतरण जो होता है वो किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशीय स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी इसकी जो होती है वो बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि जब अभिनेत्र लेंस पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाता है। और जब पक्षाभी पेशियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाएगी तो उनकी जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो अभिनेत्र लेंस क्या होंगे? मोटा हो जाएंगे तो फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इससे हम निकट की वस्तु जो रखी होती है उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वही हमारा समंजन कहलाती है। तो क्या कहेंगे? समंजन की हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण कोई फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। तो जो अभिनेत्र लेंस की हमारी फोकस दूरी होती है वो निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। 25 सेंटीमीटर जो होता है कि इसकी दूरी होती है। फोकस दूरी हमारे आँख से फोकस दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। यही है इसका क्या है? तो न्यूनतम दूरी होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँखों के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है। इससे आपको नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहती हैं। तो अल्पतम दूरी हमारी क्या हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है वही हमारा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। इस नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। इसे नेत्र का हम लोग निकट बिंदु भी कह सकते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से लगभग दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। आँख से लगभग दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है।
तो कभी भी आपसे पूछेगा कि नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत दूरी जो होती है, अनंत दूरी वही हमारा नेत्र का जो होता है कि दूर बिंदु होता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। तो जो हमारा नेत्र का दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, तो अनंत पर जो होता है कि नेत्र का सबसे दूर बिंदु होता है। आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र को 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी पर रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। तो एक सामान्य नेत्र है या आँख है, तो वह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत की दूरी तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतिया बिंद कहते हैं। तो कभी कभी आप गांव में देखिएगा तो अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनके आँख जो होते हैं वो क्रिस्टलीय लेंस जो हमारे आँखों के होते हैं वो दूधिया कलर के हो जाते हैं और धुंधला हो जाते हैं। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी स्थिति को हम लोग मोतिया बिंद कहते हैं। इस कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय होता है। तो नेत्र मोतिया बिंद जो होते हैं तो एक तरह का दृष्टि दोष है। तो इसके कारण जो होते हैं कि हमारे नेत्र में दृष्टि में कमी आ जाती है और पूर्ण रूप से हमारा दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतिया बिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। तो हम जब मोतिया बिंद का इलाज कराएंगे तब तो हमारी दृष्टि जो होती है वो वापस आ सकती है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो मानव नेत्र में कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो उनका निवारण कैसे होगा इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। हमसे कह रहा है कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होते हैं कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो नेत्र को जब सुस्पष्ट कोई चीज़ नहीं दिखता है तो ये क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं कि नेत्र में जो अपवर्तन दोष होते हैं उसी के कारण ऐसी दृष्टि हम लोगों की हो जाती है। प्रमुख रूप से सामान्यतः 3 अपवर्तन दोष होते हैं। तो सामान्यतः आप देखिएगा तो हमारा अपवर्तन दोष होता है दृष्टि दोष, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। दूसरा हमारा होता है दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम लोग अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा हमारा होता है जरा दृष्टि दोष जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। एक चौथा भी हमारा दृष्टि दोष होता है जिसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं, या हिंदी में इसे हम लोग अबिंदुकता भी कहते हैं। तो हमारे मुख्य रूप से 4 दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम लोगों को 3 दृष्टि दोष को देखना है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। लेकिन हम अबिंदुकता के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमारे पास जानकारी रहे कि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आते हैं तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंसों के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। तो जो ये हमारे मानव नेत्र में दृष्टि दोष होते हैं इन्हें हम लोग गोलीय लेंसों के द्वारा संशोधित कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, और हम उस दृष्टि से को ठीक करके देख भी सकते हैं उन वस्तुओं को। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। हमारा पहला है निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया भी हम लोग कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता, नियर साइडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो हमारी जो निकट दृष्टि दोष होती है वो क्या होती है, तो निकट दृष्टि दोष में हम निकट रखी वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन जो वस्तु हमको दूर रखी है उसको हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो निकट वस्तु देख सकते हैं और दूर रखी वस्तु को दूरी पर स्थित वस्तु, तो दूरी पर वस्तु स्थित रहेगा उसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो वही हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का
दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या ये दृष्टि दोष जिनमें पाए जाते हैं, उनकी जो दूर बिंदु जो होती है वो अनंत पर न होकर क्या हो जाती है, नेत्र के पास में हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर, माने रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। तो जो निकट दृष्टि दोष के मरीज होते हैं या जिनमें पाया जाता है, उनकी जो प्रतिबिंब को हम लोगों को कहाँ बनना चाहिए, दृष्टि पटल या रेटिना पर बनना चाहिए। तो ये प्रतिबिंब जो होते हैं कि रेटिना पर न बनकर कहाँ बनते हैं, तो दृष्टि पटल के सामने बनते हैं। इसीलिए दूर की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। तो दूर रखी वस्तुएं हैं तो इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन जब हम निकट दृष्टि दोष जो होते हैं हो जाने के कारण ये जो प्रतिबिंब हमको रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन बन कहाँ रहता है, रेटिना के सामने बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के सामने बनता है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग नहीं देख पाते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। तो ये जो रोग होते हैं वो क्यों होते हैं, तो हमारे जो आँखों में लेंस होते हैं उसकी वक्रता का अधिक हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इस दोष को हम लोग कैसे निवारण कर सकते हैं, तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस या अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो हमेशा ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष होते हैं उनको हम लोग अवतल दर्पण की सहायता या अपसारी लेंस के उपयोग करके इस दृष्टि दोष को खत्म किया जा सकता है, या इस दृष्टि दोष को माने बिना दोषयुक्त बनाया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसा कि इसे चित्र 10.2c में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल रेटिना पर ले जाता है तथा इस प्रकार का दोष का संशोधन हो जाता है। तो जब हम आँखें में अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं तो वो पुनः क्या करते हैं कि उस लेंस की क्षमता को, जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना के सामने बनते थे, उसको पुनः कहाँ ले जाता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर ले जाकर बना देता है, जिससे हमारी इस दोष का संशोधन हो जाता है। जैसा कि आप चित्र 10.2 के सी में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जब अवतल लेंस का उपयोग किया तो पुनः हम देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनने लगा, रेटिना पर बनने लगा। लेकिन बिना अवतल दर्पण के उपयोग के हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना से आगे बन रहा था। कहाँ बन रहा था, रेटिना से आगे या दृष्टि पटल से हमारा प्रतिबिंब जो था कि वो आगे बन रहा था। तो इस दोष को हम लोग किसके द्वारा हटा सकते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करके हम इस दोष से मुक्त हो सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा आता है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टता भी कहते हैं, फार साइडनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो जिन व्यक्तियों को दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन जो उनके नज़दीक में रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं उन्हें वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो दूर की दृष्टि मैंने दूर की रखी वस्तु देखेंगे और जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं उसे नहीं देख पाते हैं, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। निकट सामान्य बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है, दूर से हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होती है। तो क्या होता है दीर्घ दृष्टि दोष में, जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए तो वह रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए हमारे नज़दीक की जो वस्तुएं होती हैं वो हम देख नहीं पाते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में।
तो उन्हें हम दूर करने के लिए ये दोष हमारे अंदर क्यों होते हैं, मानव दृष्टि में ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण है कि अभिनेत्र लेंस जो होती है उनकी फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना तथा नेत्र गोलक जो होते हैं वो छोटा हो जाना। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, और जब दूर दृष्टि होते हैं तो उस समय हमारा जो नेत्र गोलक होता है वह छोटा हो जाता है। इस दोष से उपयुक्त होने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, तो उपयुक्त क्षमता को हम लोग अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित करते हैं। तो दूरदृष्टि जो दोष होते हैं उसे दूर करने के लिए हम लोग अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस उपयुक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान कर देता है, और पुनः जो हमारे आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाता है, जिससे हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं 10.3 में यहाँ पे देखिए, जब हमारा एक सामान्य आँख होता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, जिससे हम आसानी से उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन जब हम में दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये नज़दीक की जो वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगते हैं, रेटिना के कहाँ बनने लगते हैं, पीछे बनने लगते हैं, जिससे हम नज़दीक की जो वस्तुएं रखी होती है उन्हें हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस लक्षण को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या होते हैं कि इसे अभिसारित करके पुनः इसके प्रतिबिंब को हमारे रेटिना पर बना देते हैं, जिससे हम आसानी से उन वस्तुओं को देखने लगते हैं या हमको देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होते हैं उन्हें हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा संशोधित कर सकते हैं। अब ये रोग जो होते हैं दूरदृष्टि दोष क्यों होते हैं, तो ये सामान्यतः जो हमारा नेत्र गोलक होता है वो क्या होते हैं, तो छोटा हो जाते हैं, और जो फोकस दूरी होती है हमारे लेंस की वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। अब हमारा तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जिस प्रकार हम लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हमारी आयु में वृद्धि होती है, उसी अनुसार से हमारी जो आँखों की असमंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, और संशोधक जो चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये क्यों होता है, तो यह पक्षाभिप पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जो हमारे जरा दृष्टि दोष होते हैं, ये हमारी पक्षाभिप पेशियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, और जो हमारे आँखों में लेंस होते हैं वो जब लचीलेपन में कमी आ जाती है, उसी कारण से हमें जरा दृष्टि दोष होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति ने नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति में कभी कभी आप देखिएगा तो दोनों जो हमारे दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर की दृष्टि दोष, वो दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए द्विफोक्सी लेंसों, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा जरा दृष्टि दोष होता है, ऐसे मरीजों को भी, ऐसे दोष वाले व्यक्तियों को भी द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है उनकी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। द्विफोक्सी लेंस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वह लेंस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का समायोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विफोक्सी लेंस कहलाता है। इसमें जो द्विफोक्सी लेंस होते हैं उसका जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस होता है तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो जो हमारा ऊपरी भाग जो अवतल लेंस होता है वह क्या करता है, तो वस्तुओं को दूर देखने में सहायता करता है, और निचला जो लेंस हमारा होता है वह उत्तल लेंस होता है। निचला लेंस हमारा कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में हमारी सहायता करती है। आजकल संस्पर्श लेंस
कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। आजकल जो हमारे आंखों में ही लेंस लगा दिया जाता है, जिसे कॉन्टैक्ट लेंस भी कहा जाता है या संस्पर्श लेंस भी कहते हैं, ये या शल्य जो हमारे आँख के डॉक्टर होते हैं वो शल्य प्रक्रिया द्वारा भी, ऑपरेशन के माध्यम से भी इन दृष्टि दोषों को दूर कर देते हैं। हमने एक चौथा देखा था जो अबिंदुकता के बारे में। तो अबिंदुकता क्या होते हैं, तो हमने देखा था कि जो अबिंदुकता होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। तो कभी कभी देखिएगा वह अबिंदुकता में कि वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, अबिंदुकता कहलाती है। तो अबिंदुकता हमारा चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा अबिंदुकता। अब हमारा अबिंदुकता हो गया। तो अबिंदुकता में क्या होता है, तो वह दोष है जिसमें एक ही दूरी पर रखी हुई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं होंगी वो रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब जो रेटिना पर नहीं बनता है, जिससे हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। तो अबिंदुकता जो होती है वो क्यों होती है, तो यह जो होता है कि कॉर्निया की आकृति जब गोलीय नहीं होती है, जो हमारी कॉर्निया है वो अगर गोलीय नहीं है, अगर चिपटा है, चाहे किसी भी आकार का है, तो इसीलिए ये दोष हमारे आँखों में हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या होते हैं, तो इसमें या तो हम क्षैतिज दिशा में ठीक से नहीं देख पाएंगे या ऊर्ध्वाधर दिशा में हम ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो इन दोनों को दूर में या हम क्षैतिज नहीं देख पाएंगे या ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएंगे। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो बेलनाकार जो हमारे लेंस होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं अबिंदुकता के दूर करने के लिए। इस तरह से हमने आज पार्ट 1 वीडियो में मानव नेत्र तथा मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अगले पार्ट में हम प्रकाश के जो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, कांच के स्लैब के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, विचलन कोण क्या होगा, उनके बारे में बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इस अध्याय में इतना ही। अगर इस अध्याय से रिलेटेड कहीं समस्या हो रही है या किसी चीज़ को समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे ताकि आपको कोई समस्या न रहे और उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख पाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, मददगार हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।